नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि बिहार पुलिस के जो आने वाली परीक्षा जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, जिससे कि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। और आप सभी का सेट में कितना नंबर आया है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उम्मीद है कि आप सभी ने PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर कर लगा ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों, सर्वनाम, तो सर्वनाम हम लोग कहते किसे हैं, तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहा जाता है। और यहाँ बोल रहा है दोस्तों प्रश्नवाचक, क्या प्रश्नवाचक, तो कौन, क्या, ये सब जो है यह प्रश्नवाचक है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों वह जो है दोस्तों, यह कौन सा निश्चयवाचक यह जो है, यह वह, आप, यह जो है दोस्तों, वह, ये सब जो है दोस्तों, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह निश्चयवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवेशन बताते हैं। तो परिवेशन क्या बताते हैं, तो परिवेशन जो दोस्तों विशेषण की विशेषता बताते हैं। किसके, विशेषण की विशेषता, तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही है। तो संज्ञा विशेषण जोड़ी देखेंगे दोस्तों, तो प्रांत प्रांतिक, यह जो हमारा सही हो जाएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं दोस्तों उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में हमको सबको पता है दोस्तों, जगदीश में दोस्तों बस व्यंजन संधि है। कौन सी, व्यंजन संधि है। और अगर जगदीश का संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा, जगत प्लस ईश, जगदीश का। तो इसको भी आप याद रखिएगा। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो सार्थक खंड वाले शब्द जो दोस्तों ये यौगिक कहलाते हैं। क्या, यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इनमें अवयव कौन सा है। तो अवयव देखेंगे दोस्तों, तो धीरे धीरे यह जो है हमारा एक अवयव है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो अल्प प्राण जो हमारा हो जाएगा वह क और ग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। किसका, पहला, तीसरा एवं पांचवा, यह जो दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। इसको आप याद रखिएगा। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दोस्तों यह मांडवी हो जाएगा। क्या, मांडवी जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग किसे रखेंगे, तो हरियाली को रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा वह सही हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं दोस्तों, तो ये भी आप लोग जान लीजिए। तो जिस शब्द में से भाव, गुण या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कोमल तालव ध्वनियां कौन सी है। तो कोमल धालव ध्वनिया जो है दोस्तों हमारा का, खा, गा, धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, इन ईच सेंटेंस देयर इज अ ब्लैंक, चूज द वन वर्ड ऑफ फ्रेज दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस करेक्टली फ्रॉम द 4 ऑप्शन गिवन। तो इसमें जो देखेंगे दोस्तों, तो 12 में देखेंगे, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन यूज इंजरी, फिल इन द ब्लैंक्स, द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट केयरफुल। तो इसमें क्या भर रहा है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों रिक्त स्थान पर कंजप्शन का प्रयोग होगा। किसका, कंजप्शन का होगा, क्योंकि आगे जो है वह क्लाउज है। तो इसमें देखोगे दोस्तों, तो इसमें जो हमारा प्रीपोजिशन टू भरा जाएगा। क्या,
नहीं दोस्तों, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें इफ, माफ कीजिएगा, इफ हो जाएगा, क्या इफ भरा जाएगा। अगला है इस सिम्स फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें जो भरा जाएगा वो हमारा टोटली भरा जाएगा, क्या टोटली। अगला दोस्तों स्प्लिट स्पिल्ट करेक्टली, तो इसमें जो देखेंगे दोस्तों हमारा करेक्टली जो हो जाएगा वह ह्यूमरस हो जाएगा, क्या ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो सही हो जाएगा, यानी HUMOROUS, इसका मतलब होता है दोस्तों हास्यपूर्ण, यह जो हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर में देखेंगे दोस्तों, 15 में दोस्तों हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, इमेंस। इमेंस मीन्स होता है बहुत बड़ा, क्या बहुत बड़ा, यानी लार्ज एक तरफ से कह सकते हैं। अगला मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसमें बोल रहा है 53 व्यक्तियों के लिए 1,05,51 रुपये की राशि समान बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितना राशि मिलेगा। तो 1,05,51 को दोस्तों हम 53 से भाग देंगे, तो हमारा भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वह 1897 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है दोस्तों 36 माइक्रोवेव एवं 12 कुकर का कीमत जो है 84,126 रुपये है। तो इसमें हम दोस्तों अगर पूछ रहा है दोस्तों 6 माइक्रोवेव और 2 वेव कुकर, तो 6 अगर कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो हमारा, और 6 से 8421 को भाग दे देंगे, तो 6 से अगर 8421 को हम भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो वो जो हमारा आएगा 84 से भाग देंगे तो 1421 आ जाएगा, क्या 1421 आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भूमि ने अपनी मासिक आय से 14% अर्थात 3675 रुपया म्यूचुअल फंड में निवेश किया, तो इसकी मासिक आय कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों एक्स का 14% जो कितना है वह 3675 है, तो अगर इसको परसेंटेज में तो इसको बटा में 100 करेंगे और इसको काट पीट करेंगे दोस्तों, तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, और एक्स का वैल्यू हमारा कितना आएगा दोस्तों, तो वह आ जाएगा 26,250 रुपये। अगला प्रश्न है 45,450 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। तो 4540 रुपये का 8% की दर से 8 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा दोस्तों, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 2905 रुपया, 2956 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक संख्या के वर्ग में यानी एक्स स्क्वायर में 22 का वर्ग जोड़ने पर कितना उत्तर आएगा। उत्तर जो आता है वह 23 आता है दोस्तों। तो एक्स का 22 का हमारा वर्ग दोस्तों 484, 2333 में से अगर 484 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो 2333 में 884 हम लोग घटाएंगे तो हमारा जो आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 1849, जो कि किसका वर्ग है, तो एक्स का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1849, तो एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 43, जो कि 43 का वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है एक परीक्षा में पास होने के लिए 1034 अंक पाना जरूरी है। एक विद्यार्थी को 940 अंक मिलते हैं और उसे 5% अंक से फेल घोषित किया जाता है, यानी दोस्तों पास होने के लिए चाहिए 1034 अंक, लेकिन उसे आया कितना 940 अंक, यानी इसमें से अगर माइनस करेंगे दोस्तों तो 940 में से अगर 1034 में से हम लोग 940 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 94 आएगा, यानी 94 नंबर और आ जाता तो वह पास हो जाता, जबकि उसे 5% से फेल किया गया था, यानी 94% जो है या 94 नंबर जो है वह 5% के बराबर है। किसके बराबर है, 94 नंबर जो है जो 5% के बराबर है। तो हम तो x का 5% जो बराबर किसके 94 के, तो इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो x का मान हमारा निकल जाएगा, यानी x का 5% जो है वह कितना है 94 है, तो इसको 100 से करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 20, 1/20, अगर 94 इंटू 20 करेंगे तो 94 इंटू 20 करने के बाद जो हमारा आ जाएगा 1880 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग मूल आएगा। तो इसको देखिए दोस्तों 7500 है, इसको अगर भागा को गुना में करेंगे तो 1/12 42 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा 30,180, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है सुश्री क्या क्या थी 18% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पाने के लिए 68,400 रुपये 4 वर्ष के लिए जमा करती है, तो 4 वर्ष के कुल धनराशि कितनी मिलेगी, यानी 68,400 रुपया को और प्लस में ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों, तो 68,400 रुपया पर 18% की दर से
18% की दर से जो 4 वर्ष का ब्याज होगा उसको जोड़ देंगे, यानी 68,400 प्लस में 68,400 पर 18% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा हमारा कितना, तो वो आ जाएगा 1,17,648 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एक परीक्षा में सुमित को 850 में से 628 अंक मिलते हैं। परीक्षा में लगभग उसका कितना परसेंट है, यानी 850 में से कितना 628 मिलते हैं दोस्तों। इसको अगर वो कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों बटा 100 इंटू 100, तो लगभग हमारा 73 पॉइंट समथिंग आ गया। तो इसके अनुसार हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 74%। अगला है, एक स्कूल के विद्यार्थी की कुल संख्या 6280 है। एक 6280 है दोस्तों, उसमें से लड़कियों की संख्या कितना है 4405। तो 4405 जो है दोस्तों लड़कियों की संख्या, इसमें अगर माइनस करेंगे तो 44 में तो हमारा 1875 आ जाएगा कितना का, लड़कों की संख्या। तो पूछ रहा है दोस्तों लड़कों की कुल संख्या और लड़कों का, तो लड़कों की कुल संख्या कितना 1875 और लड़कियों का कितना दोस्तों, तो 4405। इसको कल अनुपात में बांटेंगे तो हमारा आ जाएगा 375 अनुपात 881। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के निवासी द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था। तो सैंधव सभ्यता में निवासियों के द्वारा जो सर्वाधिक जो प्रयोग में लाया जाने वाला धातु था दोस्तों वह कांस्य था। क्या कांस्य? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए जो हड़प्पा कालीन सभ्यता को दोस्तों हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य के निर्माण में लगभग कितना तांबा का परसेंटेज कितना होता है दोस्तों, तो तांबा हम लोग 90% एवं टीन का 10% मिलाकर जो है वो कांस्य बनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। वहीं दोस्तों बात करें लोहा का, तो लोहा का जो है ज्ञान वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो तक्षशिला जो है दोस्तों वह हमारा प्राचीन नगर वह सिंधु और झेलम नदी, किसके, सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और चाणक्य जो है दोस्तों इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही प्रधानाध्यापक थे। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो जादुई माया और वशीकरण का अर्थ जो है दोस्तों ये किस वेद में है, तो ये अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऋग्वेद में दोस्तों यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या? यूनानी स्रोतों से अग्रिमीज एवं जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है। तो यूनानी स्रोतों से अग्रमीज एवं जेंड्रमीज जो है दोस्तों मगध के जो शासक हैं किसे कहा जाता है, तो वह जो है धनानंद को कहा जाता है। किसे? धनानंद को। अगला प्रश्न हमारा, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना। तो रुहेलखंड जो है दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, किसके, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है दोस्तों यह स्वतंत्र राज्य बना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सी मुगल बादशाह मराठाओं से संरक्षण में आ गया था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में दोस्तों शाह आलम, कौन, शाह आलम जो है दोस्तों यह मराठा के संरक्षण में आ गया था। और इसने शाह आलम द्वितीय नहीं दोस्तों अपनी राजधानी इलाहाबाद बनाया था। कब से कब तक के लिए, तो 1759 से 1806 ईस्वी तक। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था। तो 1798 ईस्वी में भारत का जो गवर्नर जनरल बनकर आया था वह लॉर्ड बेलेजली आया था। कौन? लॉर्ड बेलेजली। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और बेलेजली को हम लोग किस लिए जानते हैं दोस्तों, तो बेलेजली को हम लोग सहायक संधि के लिए भी प्रसिद्ध मानते हैं। किस लिए? सहायक संधि के लिए। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफा जो दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जिसका नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर। इसको भी आप याद रखिएगा। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था। तो सैंधव निवासियों के धार्मिक तत्वों में विशिष्ट जो है दोस्तों मूर्ति पूजा का
मूर्ति पूजा का तत्व विद्वान नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था जब बल्कि उसे चुना गया था? तो वह कौन था हमारा दोस्तों? तो वह गोपाल था। और गोपाल जो है दोस्तों ये पाल वंश का संस्थापक भी हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी की नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगाईकोंड चोलपुरम रखा? तो यह किसने रखा था दोस्तों? तो यह राजेंद्र प्रथम ने रखा था। राजेंद्र प्रथम ने ही कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम जो है गंगोकोंड चोलपुरम रखा था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और राजेंद्र चोल को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो राजेंद्र चोल को दोस्तों पंडित चोल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसको बढ़ावा दिया गया है? तो विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को जो बढ़ावा दिया था दोस्तों ये किसने दिया था? तो वह जो दिया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और ये इन्होंने दोस्तों 1904 में यह अधिनियम पारित किया था। कब? 1904 में। निम्नलिखित को भारत के कार्य करने के कारण कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करेंगे दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स, इसका जो कार्यकाल है दोस्तों कब से? तो यह 1772 से, इसका जो कार्यकाल है दोस्तों कितना? 1772 से 1785। वहीं दोस्तों बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है 1786 से 1793। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल जो दोस्तों 1798 से 1805 एवं लॉर्ड डलहौजी का जो दोस्तों 1848 से 1856। और उसके बाद 1857 में लॉर्ड कैनिंग आ गए थे। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों। 1816 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1916 का जो लखनऊ समझौता दोस्तों तो कांग्रेस के बीच हुआ था। क्या? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही होता है। तो इनका विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जो विभाजन हुआ था, कांग्रेस जो है नरम दल और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो दोस्तों फुट जो पड़ा था वह 1907 के सूरत अधिवेशन में पड़ा था। क्या? 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसको भी आप याद रखिएगा। और उस 1916 की जो दोस्तों 1916 के बाद जो दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 की जो अध्यक्षता 1916 की जो कांग्रेस के अधिवेशन थे इसकी जो अध्यक्षता थे अंबिका चरण मजमुंदार ने किसने? अंबिका चरण मजमुंदार ने। और उसके बाद 1917 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो दोस्तों बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में 1905 में। कब? 1905 में प्रारंभ हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन से संबंधित कौन है दोस्तों? तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन ने किया था। निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को क्या कहते हैं? तो निश्चित सीमा व निश्चित दिशा से तीव्र गति में बहने वाली जल राशि को क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है दोस्तों। किसे? धारा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं क्या? तो किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी नदी को महाखंड कहा जाता है। क्या? महाखंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है किससे? तो भूकंप की जो प्रबलता हम लोग मापते हैं वो किससे? तो रिक्टर स्केल से। किससे? रिक्टर स्केल से। ऑप्शन नंबर डी हमारा वह सही हो जाएगा। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कौन सी है? तो सहारा में जो प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन है दोस्तों वह कौन है हमारा? तो वह दोस्तों सिराको है। क्या? सिराको। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो सांबर झील हमारा कहाँ है? तो सांबर झील जो हमारा वह राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। लोनार की जो बात करें तो लोनार जो हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। पुलिकट झील दोस्तों यह कहाँ है? पुलिकट झील तमिलनाडु में। कहाँ? पुलिकट झील तमिलनाडु में हो जाएगा हमारा। एवं नौकुचिया जो है उत्तराखंड में। तो देखेंगे दोस्तों तो 3 4 1 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 4 1 2
3 4 1 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न स्थान के आधार पर सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो देखेंगे दोस्तों, यह जो सभी का सही जो सत्य है, चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है, यहाँ दोस्तों ये सही है। टुंड्रा वनस्पति में मॉस एवं लाइकेन पाए जाते हैं, यह भी सही है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका में सवाना का लाउनोस कहते हैं, यह भी सही है दोस्तों। लिवरपूल जिडर्नी नदी के मुहाने पर स्थित का पतन है, यह भी सही है, यानी सभी का सभी कथन जो सही है हमारा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? तो भारत में सबसे अधिक क्षमता का जो परमाणु संयंत्र है दोस्तों वह कुडनकुलम है। क्या? कुडनकुलम। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह जो है कहाँ दोस्तों? तो यह जो है तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। और यह किसके सहयोग से बनाया गया था दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों रूस के सहयोग से बनाया गया था। किसके? रूस के सहयोग से। वही दोस्तों बात करें रावत भाटा, तो रावत भाटा कहाँ है दोस्तों हमारा? तो रावत भाटा में दोस्तों ये राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में था। र से राजस्थान, र से रावत भाटा, इससे भी आप याद रख देते हैं। कलपक्कम जो दोस्तों यह कहाँ? तो यह भी तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। तारापुर हमारा जो है यह महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। तो चिनुक जो है दोस्तों यह कहाँ का पवन है? तो चिनुक जो है दोस्तों यह हमारा हिमभिचनी है। कहाँ? हिमभिचनी है। हरमट्टन क्या है दोस्तों? तो हरमट्टन जो दोस्तों सहारा मरुस्थल में चलने वाली पवन है, गर्म पवन है। मृष्टिल जो है दोस्तों यह फ्रांस में चलने वाली है, एवं बोरा जो है इटली में है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ए 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, शहर और नदी का नाम दोस्तों मिलाना है दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों, हमबर्ग जो दोस्तों किस नदी के किनारे? तो यह एल्ब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? एल्ब नदी के किनारे। एवं गेलसगो जो है ये कहाँ है दोस्तों? तो जो दोस्तों क्लाइडो में है। बुनर्स आयर्स ये कहाँ है? तो बुनर्स आयर्स जो दोस्तों ये लाप्टा में है। कहाँ? लाप्टा में। एवं रॉटरडम ये कहाँ है? तो यह जो न्यूमास में। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों तो बी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी तथा उनकी अनुपस्थिति सुमेलित नहीं है? तो जेमू दोस्तों हिमाचल प्रदेश यह सुमेलित नहीं है। जेमू हिमानी दोस्तों कंचनजंगा पर्वत के समीप सिक्किम राज्य में। कहाँ? यह सिक्किम राज्य में। बाकी सारा का सारा जो हमारा वह सही है दोस्तों। यानी सियाचिन जो है काराकोरम में है, गंगोत्री उत्तराखंड में, एवं पेंडियुंगदुंग यह तिब्बत में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भूगार्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड क्या है? तो भूगार्भिक मापक्रम का जो सबसे प्राचीन खंड है दोस्तों वह हमारा क्या है? तो वह अल्पकत शैल समूह है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? तो भारत के गंगा नदी बेसिन का जो बेसिन क्षेत्र है दोस्तों वह अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और यह गंगा, बाकी बहुत क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना दोस्तों। सतलज जो हमारा दोस्तों ये राकास्ताल से निकलता है। सिंधु जो दोस्तों यह बेनलू के चुनुंग हिमनद से। शारदा जो है दोस्तों यह मिलन हिमनद से निकलता है। एवं तीस्ता जो है दोस्तों ये कंचनजंगा से निकलती है। यानी ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 यह जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व है। तो हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसका जो महत्व दोस्तों क्या है? तो है दोस्तों 1 2 3 4 सही है। यह जलवायु संबंधित प्रभाव के लिए, प्रतिरक्षा के लिए, उभय मृदाओं के स्रोत के लिए, एवं नाभिकीय खनिजन को संसाधन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा वह सही हो जाएगा। यानी 4 जो है यह गलत है, माफ कीजिए 4 गलत है दोस्तों। 9 डिग्री चैनल स्थित है। तो 9 डिग्री चैनल दोस्तों है लक्षद्वीप। कहाँ? लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ? लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए देखेंगे दोस्तों तो पढ़ा लिखा हो नहीं है, अनिवार्य नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। इसकी चर्चा किस में दोस्तों? तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 60 में है। कितनी? अनुच्छेद 60 में शपथ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु के पद त्याग अथवा हटाए जाने पद पर हुई रिक्ति को भरने के लिए कितनी सीमा क्या है? तो इसकी सीमा जो दोस्तों कितना है? 6 माह। क्या? 6 माह। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा।
और इसकी चर्चा जो दोस्तों अनुच्छेद 62 में है। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो आकस्मिक निधि को जो दोस्तों राष्ट्र वजह स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति से चुनाव संबंधित विवाद के मामलों को जो है कहाँ भेजा जाता है? तो इसे जो दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद पूर्व में संभाला दोस्तों वह किस? तो एन संजीव रेड्डी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा वह सही हो जाएगा। और नीलम संजीव रेड्डी जो अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, यह कितना से पारित होना चाहिए? तो यह जो दोस्तों संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो भारत का राष्ट्रपति जो तो भारत के उपराष्ट्रपति को, किसे? भारत के उपराष्ट्रपति को जो अपना त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति जो दोस्तों यह राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब, राष्ट्रपति बीमार के होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। ऑप्शन नंबर डी डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कौन करेगा? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री का पद दोस्तों संविधान द्वारा सृजित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री जो दोस्तों अध्यक्ष होता है किसका? योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का एवं कैबिनेट सचिवालय का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन? तो कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य का मुख्यमंत्री दोस्तों मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति यानी मंत्री परिषद को छोड़कर दोस्तों भारत के जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से राष्ट्रपति सबको हटा सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जो हमारा घनत्व दोस्तों किसका? तो यह पेट्रोल का है। किसका? पेट्रोल का। ऑप्शन नंबर सी हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए दोस्तों हम लोग अति चालकता का प्रयोग करते हैं। किसका? अति चालकता का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत ऊर्जा सेल बदलता है क्या? तो प्रकाश विद्युत जो है दोस्तों यह सेल में बदलता है। तो प्रकाश विद्युत ऊर्जा दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थर को एक भवन के शिखर पर से गिराया गया तो क्या होगा दोस्तों? तो उसमें जो होगा क्या? तो दोनों पत्थर जो है जमीन पर एक साथ पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पल्सर होते हैं क्या? तो पल्सर जो दोस्तों ये तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार धातु के बने होते हैं जिसका जो दोस्तों गलनांक कम हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो उनमें से सबसे अधिक संवेग है दोस्तों वो किसका? तो अल्फा कण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है दोस्तों यह खगोलीय दूरी की। किसकी? खगोलीय दूरी की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, अदिश राशि है? तो अदिश राशि जो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हमारा कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बार किसका मात्रक है? बार जो है दोस्तों ये किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का। किसका? वायुमंडलीय दाब का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैस ए और बी समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैस ए तथा गैस बी का अनुभार अनुपात में क्या होगा? तो इसका जो क्या होगा दोस्तों, तो यह जो होगा हमारा 1:16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस गुण धर्म का परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? तो किसका करेंगे दोस्तों? तो हम अपवर्तनांक करके करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में है? तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 हो तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी दोस्तों वह 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजन का कारण है। तो रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड में विरंजन का जो कारण है दोस्तों वह क्या है? तो वह जो है अपचयन है। क्या? अपचयन। अघात वर्ध तन्य तत्व है। अघात वर्ण तत्व हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सहसंयोजक यौगिक प्राय इसमें विलय होता है। तो सहसंयोजक यौगिक जो है दोस्तों वह कार्बनिक विलय में विलय होता है। अगला प्रश्न है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से में पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त से तेजी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? तो यह जो होंगे दोस्तों गर्दन के निकट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हाइड्रोजन जो हमारा ज्वलनशील गैस हो जाएगा। अगला है, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए कहाँ? तो वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया है दोस्तों यह कहाँ होनी चाहिए? तो यह ऑक्सीजन की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कोशिका के निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका की जो पाचन थैली है दोस्तों वह लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला है, आइसोसाइट पाए जाते हैं। तो आइसोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है अस्थियों में पाया जाता है। कहाँ? अस्थियों में। अगला प्रश्न हमारा, एलोसोम होते हैं क्या? तो एलोसोम जो दोस्तों वह लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या? लिंग गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, चेचक होने का कारण क्या है? तो चेचक होने का जो कारण है दोस्तों वह क्या? वेरियोला वायरस है। क्या? वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम होती है? तो अरक्तता में दोस्तों सब हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वह कम होती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के मध्य में फैलता है? तो वायु के मध्य में जो माध्यम से फैलता है दोस्तों वह हमारा प्लेग है। क्या? प्लेग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 97 को देखेंगे दोस्तों, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। तो अन्न जो दोस्तों ये कैसा स्रोत है? तो यह जो है फ्रुक्टोज के। पोलियो किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पोलियो जो हमारा किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यह जो होता है लीवर के संक्रमण के कारण। किसके कारण? लीवर के संक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही होता है। इस रोग में जो दोस्तों बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। क्या? और पीला रोगी को जो है दोस्तों पीला पेशाब, आँख पीला एवं त्वचा जो है पीला हो जाता है। समान व्यक्ति के दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? उसकी औसत दर जो दोस्तों 72 है। कितनी? 72। हाँ। ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो EEG का जो प्रयोग है दोस्तों वह किसके लिए? तो इसका जो है मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और ECG का दोस्तों हृदय के लिए किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी का कमेंट में बताएं जरूर दोस्तों कितना नंबर आया और अपना राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। तो मिलते हैं अगले सेट डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।